हमारा बहुत खास कार्यक्रम 6 बज चुके हैं और वक्त एक ऐसी खबर को उठाने का हो चुका है जो इस देश के लोगों को एक बड़ा संदेश दे रही है। संदेश इस बात का कि देश में देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है, राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और यही वजह है कि राष्ट्रवाद की अलग इस कदर जल चुकी है कि अब गद्दारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। भारत में रहकर भारत से गद्दारी करने वाले पाक परस्त अलगाववादी आतंकियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में 22 अलगाववादी आतंकियों सहित 919 पाक परस्तों की सुरक्षा वापस ले ली है। इस कदम से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त गद्दारों को कड़ा संदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद से जिन 919 गद्दारों की सुरक्षा वापस ली गई है, दरअसल वो इसके योग्य थे ही नहीं, वो इसके पात्र थे ही नहीं। इस कदम से पुलिस के लगभग 3000 जवान और 400 गाड़ियां राज्य प्रशासन और सुरक्षा के काम में अब आ सकेंगी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों पर शिकंजा कसना शुरू किया था। केंद्र सरकार ने इन नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के साथ साथ कई और बड़े कदम उठाए थे और इन्हीं कदमों में केंद्र सरकार ने 22 मार्च को अलगाववादी नेता यासीन मलिक के नेतृत्व वाले संगठन JKLF पर बैन भी लगा दिया। आस्तीन के सांप, देश के गद्दार, इनके लिए चाहे कितने भी कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाए वो उतना ही कम होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन अलगाववादियों की जिन्होंने शुरू से ही देश का नमक तो खाया लेकिन देश के प्रति अपने फर्ज को पूरा नहीं किया। उदार देश भारत में रहकर भी दिन रात घाटी में देश के खिलाफ दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश रची। देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 22 अलगाववादियों समेत 919 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली। 2768 पुलिसकर्मियों समेत 389 वाहनों की सुविधा भी इन अलगाववादियों से छीन ली गई है। ये वही अलगाववादी हैं जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा है। ये घाटी में युवकों के मन में देश के खिलाफ जहर बोने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन देश के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश भी रचते हैं। यहाँ तक कि ISI के लिए इन पर खुफिया का काम करने का भी आरोप लग चुका है और ये घाटी में युवकों को पत्थरबाजी के गुर भी सिखाते। मार्च 2017 में खुलासा हुआ था कि किस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI घाटी में पत्थरबाजों की फंडिंग करती है। कैमरे पर कई पत्थरबाजों ने कबूल भी किया था कि एक दिन के लिए उन्हें 500 से लेकर 5000 रुपए तक मिल जाते हैं और ऐसा वह 2008 से कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के बाद NIA ने उन लोगों को पकड़ा जिनके खिलाफ पाकिस्तानी फंडिंग के सबूत मिले और फिर अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की गिरफ्तारी हुई। 14 फरवरी को हिंद के वीरों के खिलाफ हुए कायराना हमले के बाद घाटी में NIA ने अलगाववादियों के घर पे कई बार छापेमारी की, जिसके बाद NIA की टीम को कई देश विरोधी सबूत भी मिले। केंद्र सरकार भी अलगाववादियों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाए हुए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलगाववादी नेता कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को भड़काते हैं और उन्हें पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं। जाहिर सी बात है कि अलगाववादियों के खिलाफ उठाए गए इन सख्त कदमों के बाद कश्मीर में अशांति फैलाने वाले अराजक तत्वों पर लगाम लगाई जा सकेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए वंदना सिंह के साथ कुलदीप शर्मा। तो जरा सोचिए कि देश के जिन संसाधनों पर खासतौर से अगर हम पुलिस सुरक्षा की बात करें, ये संसाधन जो देश की सुरक्षा में लगे होने चाहिए, ये पाकिस्तान परस्त इन अलगाववादी आतंकियों की सुरक्षा में लगे हुए थे। जितना पैसा अगर हम 10 सालों में जोड़ें, जितना पैसा इन अलगाववादियों की सुरक्षा पर खर्च किया गया है, उससे सोचिए कि इस देश के कितने जरूरी काम हो सकते थे। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल सकते थे, कई प्राथमिक स्कूल खुल सकते थे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो सकते थे, लेकिन हमारी बीती सरकारों ने शायद इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। बहरहाल अब एक बड़ा चाबुक चला है, उम्मीद करते हैं एक बड़ा असर और बड़ी तस्वीर भी सामने आएगी और इसी पर हम राय लेते हैं। खास तौर से हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन VN झा साहब जुड़ रहे हैं। VN झा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा साहब से ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम बीती सरकारों से तो ये उम्मीद रख ही नहीं सकते। इतना बड़ा कदम जो वर्तमान सरकार ने उठाया है, इसका कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है और जिस तरह से सरकार के सारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्लान किया हुआ था। आप याद कीजिए, जब जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ था और PDP और BJP को बहुमत तो नहीं मिले थे, लेकिन इनको बहुत अच्छी मत मिली थी, तो ये सब अनुमान लगाते थे कि पता नहीं आगे क्या होगा।
लेकिन इन्होंने एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाया ये सोच के कि जम्मू और बाकी एरिया के लोगों को बीजेपी रिप्रेजेंट करती है और वैली को जो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम है उसको पीडीपी रिप्रेजेंट करती है। और दोनों ने काफी पुरजोर ट्राई किया, बीजेपी ने भी काफी ट्राई किया कि एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन लाई जा सके, एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था लाई जा सके जिससे कि सब खुश हो और आगे प्रगति हो। लेकिन जिस तरह से मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का जो अप्रोच रहा था अलगाव विरोधियों के साथ में, ये चल नहीं सकता था। तो इन लोगों ने काफी ट्राई किया, बीजेपी ने भी काफी ट्राई किया और ये काफी संतोषजनक बात है कि आखिर बीजेपी ने नाता तोड़ दिया। और उस नाता तोड़ने के बाद देखिए कितने सारे स्टेप्स हुए हैं। जो कश्मीर वैली जहां पे कि मुफ्ती महबूबा ने ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को वो सारी जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं था। वो पोस्ट रखती थी, लेकिन वहां पे सिविलियन जीप और अलगाववादी जीप वहां पे चली जाती थी, उसको क्वेश्चन नहीं कर पाती थी। तो ये गवर्नर्स रूल के बाद ये सारी चीजों पे एक तरह से धीरे धीरे करके वो जो रुख था वो सिक्योरिटी का ताजा रुख अपनाया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन 200 पहले उन्होंने शुरू किया था उसमें चुन चुन के जो टेररिस्ट थे उनको मारना शुरू किया। तो इससे पूरी वैली में यहाँ तक कि क्रॉस द बॉर्डर जो इनके आकाश है पाकिस्तान में वो भी काफी घबरा गए और उसी घबराहट में ये जो पुलवामा अटैक हुआ था ये इसी में करवाया गया था। बिल्कुल। और देखिए उसके जी और ये मैं और 20 सेकंड में खत्म कर लेता हूँ। और ये पुलवामा अटैक के बाद जैसा सिनारियो बना था, जिस तरह से पूरे देश में रोष भरा हुआ था, सबों में ये इतनी रोष थी कि किसी भी तरह से सरकार आगे कदम करे। तो इसके बाद जो भी हुआ वो एक बड़ी अच्छी सी सोची समझी नीति थी जिसमें 100 कंपनीज पैरामिलिट्री के लाए गए, एकदम बिल्कुल सिक्योरिटी को जो था एकदम बिल्कुल टाइट कर दिया गया, वहां पे आंतरिक कोई गड़बड़ी ना हो उसको एक्शन किया गया। गवर्नर ने पूरी जो सिक्योरिटी थी वो अपने हाथ में ली और आर्मी को दी। और इसके बाद जितनी भी चीजें हो रही हैं, अभी से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट में एक एक जो गद्दार हैं उनको जेल के अंदर किया जा रहा है। जो हुर्रियत के सारे जनता थे, जो हमारे पैसे खा रहे थे, जो भारत के पैसे खा रहे थे, ऑपरेशन शुरू हुए हैं सर। आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल आपने सही कहा कि जितने भी ऑपरेशन शुरू हुए हैं दरअसल उन सबका एक उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंक ने अपनी पैठ जमा ली थी, जिस तरह से इन अलगाववादियों और पाक परस्त आकाओं की चलती थी वहां पर, उसे खत्म करने का यही एक बड़ा रास्ता हो सकता था। अमिताभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बरसों से जम्मू कश्मीर पर स्टडी भी आपने किया होगा। खासतौर से आज मैं समझना चाहूंगी आपसे कि ऐसे लोगों को सुरक्षा जो पाकिस्तान परस्त है, जो आतंकियों से जिनका सीधा गठजोड़ हो, जिनको पाकिस्तान से पूरे तरीके की राह दिखाई जा रही हो, उन्हें आखिर अपने देश में डर किससे था? आखिर इनकी सुरक्षा मुहैया कराई क्यों गई थी? देखिए, ये जो बात आपने कही मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बहुत समय तक विभिन्न सरकारें ये कोशिशें करती रहीं कि इनको, हुर्रियत के नेताओं को, अलगाववादियों को हम अपने पाले में खींच सकते हैं। ये लगातार प्रयास किए गए और ये सोचा गया कि इनकी खातिर तवज्जो से इनको अतिरिक्त लाभ दे करके, और सच कहूँ तो इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर पर्दा डाल करके भी ये हमारी तरफ आ सकते हैं। शायद ये जो सोच थी वो हर दिन गलत सिद्ध होती गई और ये कभी भी भारतीय पक्ष के साथ ये कभी खड़े नहीं हुए। ये देश के अंदर पाकिस्तान के प्रतिनिधि बनकर ही रहे। स्थितियां यहाँ तक आ गई कि कई बार ये लगने लगा कि इनसे बात करने की बजाय पाकिस्तान से बात कर लीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की ही जुबान बोलते थे। जहाँ तक मौजूदा सरकार की बात है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पहली बार जब बाढ़ आई जम्मू कश्मीर में, भारतीय सेना ने जिस प्रकार की मानवता का परिचय दिया कि जान पर खेल करके पूरी कश्मीर घाटी को बाढ़ से बचाया, ये एक गुडविल जेस्चर था कि भारतीय सेना का एक मानवीय रूप सामने रखा गया। उसके बदले में क्या मिला,
पत्थरबाजी की घटनाएं मिली और ये पत्थरबाजी की घटनाएं इन्हीं अलगाववादियों की शह पर मिली। इसके बाद ये सिद्ध हो गया कि अब ये सोचना कि अलगाववादियों को किसी भी तरीके से इतना कुछ करने के बाद पूरी घाटी में उल्टे जो पक्ष में सेना के पक्ष में जो वातावरण बन रहा था उसको उकसाकर अगर इन्होंने खराब किया तो अब इनके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती और उस दिन के बाद से घटनाएं एकदम बदलनी शुरू हो गई। तभी आपको नहीं लगता कि देर की ये कदम जो उठाया गया, हम ये तभी तो कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता तो शायद जो हालात आज बद से बदतर हो चुके हैं उस पर रोक लग सकती थी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी हम ये जंग का आधा हिस्सा है। आज अगर, क्योंकि इस समय देखिए तो कश्मीर जैसी स्थल पर बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया है। यानी ये कल्पना नहीं की जा सकती कि सारे राजनीतिक दल जो एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, महबूबा मुफ्ती हों, उमर साहब हों, हमारे कांग्रेस के नेता हों, तमाम सारे अधिकांश दल जो हैं वो वन वर्सेस ऑल की स्थिति आ रही है। ये स्थिति यानी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर राष्ट्रवाद का नाम लेने वाला अगर कोई राजनीतिक दल नहीं बचता है एक आध पार्टी को छोड़ करके, तो ये चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में घाटी के अंदर एक बड़े स्टेप की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर देश के विरोध में माहौल तैयार कर रहा है और राजनीतिक दल अब खुलकर तैयार कर रहे हैं। जब तक 35A और भारतीय कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं होती तब तक वहाँ पर आवाज़ उठती रहेगी। और अब सरकार ये आधा मोर्चा, क्योंकि एक साथ आप अकेले नहीं लड़ सकते, सेना नहीं लड़ सकती, जनता के पक्ष से आवाज आनी चाहिए और जनता का जो डेमोग्राफिकल जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक देश के लिए एक बड़ा खतरा रहेगा। तब तक एक बड़ा खतरा है। वीएन झा साहब, आपके पास आ रही हूँ कि एक बड़ा कदम तो उठाया गया है और इस कदम का बड़ा उद्देश्य यही है कि अलगाववादी जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे थे उनकी दुकानों पर ताला लगना जरूरी है। सवाल यह है कि इलेक्शन के पहले ये जो बड़ा कदम उठाया गया है, क्या आने वाले माहौल में जहां हम पहले चरण के चुनाव में आएंगे, क्या आपको नहीं लगता कि जो अलगाववादियों की भाषा बोल रही हैं वो राजनीतिक पार्टियां, फिर वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ने वाली कांग्रेस हो या पीडीपी हो, आपको नहीं लगता कि इस मोर्चे को अब वो कहीं ना कहीं से भुनाने की कोशिश करेंगे? वो वहां की जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे जी जो आपके लिए बोलता है देखिए उनके साथ क्या क्या हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये उनकी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये आतंकियों की भाषा बोलते हैं, इन्हें तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन इसके ऊपर में कुछ कहने से पहले मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा कि कश्मीर में जो अभी जो स्थिति है, ये याद रखिए कि यहाँ पे जो कश्मीर से आवाज आ रही है आपके चैनल पे और बाकी भी चैनल पे जो मैं देख रहा हूँ, जब भी कोई कुछ कहने के लिए आता है तो ये कश्मीर के मुस्लिम्स हैं। तो आप पूरे देश को बरगला रहे हैं कि कश्मीर के मुस्लिम जो कहना चाहते हैं उसी की आवाज को आप कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर का आवाज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पंडित जो वहां से भाग गए हैं उनकी आवाज को रिप्रेजेंट करने वाला आजकल कोई नहीं है। तो इसीलिए कश्मीर की आपको जो भी आवाज आती है किसी भी चैनल पे, किसी भी फॉर्म पे, मैंने आपके भी चैनल पे देखा हुआ है, लोग कश्मीर से जो रिपोर्टिंग करते हैं, ये दीज आर द व्यूज ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम्स। ये कश्मीरी मुस्लिम्स की आवाज है, उनके व्यूज हैं। वहां के पंडित के आवाजों को बिल्कुल दबा दिया गया है। बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों की आवाज को बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सुदर्शन न्यूज एक अकेला ऐसा चैनल है सर जो ये बात लगातार उठाता रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत को बरकरार रखना है तो वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाना जरूरी होगा। हमने सरकार से भी ये सवाल पूछा कि आखिर इतने वर्षों में एक भी कश्मीरी, एक परिवार खाली गया, उसे भी वापस लौटना पड़ा वहां के हालात को देखते हुए। लेकिन अभी जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस कदम के उठाए जाने के बाद कश्मीरी पंडित वाकई वहां बच सकेंगे? वीएन झा साहब, कश्मीर की कहानी देखी हुई है, बहुत पहले से देखी हुई है। मैं उन्हीं दिनों में गया था 1990 में, जबकि ये जो कश्मीरी मुस्लिम थे उन्होंने वहां से पंडितों को भगाया गया था। आपको याद होगा ये रालिब, सालिब या गालिब, ये उन्होंने नारा लगाया था और सारे लोग जहां जितने भी मुस्लिम थे वहां पे सारे यही नारा लगाए थे। रालिब मतलब इस्लाम में कन्वर्ट करो, सालिब मतलब तुम यहां से भाग जाओ, या गालिब मतलब तुम मरो। तो या तो कन्वर्ट करो या यहां से भाग जाओ जी, या फिर मरो। तो ये जो नारा उन्होंने जनवरी 1990 में दिया था
और जिसके बाद सारे पंडित वहां से भाग गए थे। उसके बाद तो कश्मीर में तो कश्मीरियत रह ही नहीं गई, वहां पे इंसानियत तो रह ही नहीं गई। अब वहां लेकिन पे अब जो भी शायद आती उम्मीद है करते हैं कि वो जिस एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट आवाज आती है। मैं जी आपको अमिताभ जी 30 सेकंड और देता हूं लास्ट मौका 10 में। सेकेंड आपको दूंगी मुझे क्योंकि समय की बाध्यता है। 10 सेकेंड अमिताभ जी, क्या अब कश्मीरियत जिसकी बात हो रही है मैं उसकी एक अलग बिंदुवार जगह कुछ बातें कहना चाहूंगा। जी। नंबर एक, संक्षेप में सर, प्लीज। बिल्कुल संक्षेप में ही, जम्मू कश्मीर का जो नाम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 क्षेत्र हैं, तीनों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली कश्मीर एक छोटा सा इलाका है। हम बार बार कश्मीर कह करके पूरे बड़े प्रांत को में बाकी पक्षों की बात रह जाती है। जम्मू का नाम तो फिर भी कभी कभार आ जाता है। लद्दाख के बौद्ध जो हमेशा से भारत के साथ रहे, उनकी बात नहीं हो पाती। एक बात जी, थी। जी। दूसरी बात मैं बिंदु कहूंगा कि महबूबा मुफ्ती के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहीं शुरू हुई थी कि जब हमने भारतीय जवानों के परिवारों को वहां पर बसाने की कोशिश की और महबूबा ने उसकी भी खिलाफत की। जवानों के परिवारों को बसाने का समय आ गया है, जवानों को वहां पर बिल्कुल आपने बसाने सही का कहा। समय आ गया है। बिल्कुल जब आपने सही कहा कि नहीं होंगे तब खतरा तक बढ़ जाएगा हालात और मुझे नहीं डर, बदलेंगे। मैं एक बिंदु में जी, बात सर और खतरा बहुत शॉर्ट में सर प्लीज। हाँ। खतरा यह है कि पाकिस्तान किसी का नहीं, तो यह भी हो सकता है किसी अलगाववादी के ऊपर कोई खतरा हो जाए और स्थितियों को बदल दिया जाए। इसलिए सरकार को यह भी ध्यान जरूरी रखना है होगा कि डेमोग्राफी चेंज किया जाए, जवानों के परिवारों को बसाने की वहां पर बात हो रही है, तो इस दिशा में भी सरकार को सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये सरकार प्रतिबद्धता दिखाती है कि वो जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत को बरकरार रखना चाहती है, उसे वापस लाना चाहती है, तो फिर ऐसे सख्त कदम तो उठाने ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तस्वीर बीच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ समय देने के लिए। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।